रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। और मुद्दा ये है कि हम आज जिसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है कोई और नहीं, एक उभरते हुए राजनेता, नाम है प्रशांत किशोर। जी हाँ, बिहार की राजनीति में उनका एक एंट्री हो चुकी है। उन्होंने 2 अक्टूबर को अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी और उन्होंने एबीपी न्यूज़ से एक इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू ले रही थी मेघा प्रसाद। चलिए हम बात करते हैं उनके इंटरव्यू के बारे में, कुछ समीक्षा करते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कुछ राजनीतिक बयान दिए, कुछ बहुत ही चतुराई से जवाबों को टाल दिया, कुछ क्षेत्रवाद को उभारने का प्रयास किया। अब क्या क्या उन्होंने बोला है उस पर हम लोग एक बार विचार कर लेते हैं। उनका एक प्रश्न था कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में आएंगे। प्रशांत किशोर ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, जी नहीं। फिर उन्होंने सवाल किया, क्या चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे चुनाव लड़ने की तो अभी कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर पार्टी अगर सोचेगी कि किसी ऐसे जगह पर जहां मुझे चुनाव लड़ना जरूरी हो तो मैं जरूर लड़ूंगा। ये एक राजनीतिक बयान था। ये इसलिए राजनीतिक बयान था कि हर नेता ये कहते हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अब जरा सोचिए, आप पार्टी आप ही की, आप भले अपने आप को पार्टी का सूत्रधार कहें, ये लेकिन पार्टी तो आपकी है। सारी दुनिया जानती है कि पार्टी आप ही की है और अगर न भी हो तो आप लगभग उसके ऊपर अपना वर्चस्व आप ही का रहेगा। गांधी जी की दौर याद कीजिए, गांधी जी तो अध्यक्ष नहीं थे लेकिन सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने टिकने नहीं दिया। अक्सर वो गांधी जी का नाम लेते थे इसलिए मैंने गांधी जी को जोड़ा यहाँ पर। गांधी जी भी अध्यक्ष न रहते हुए भी अंत में उन्होंने कुछ इतना दबाव डाल दिया कि सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ गया था। इतिहास के पन्ने हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा होगा उलट के देख लीजिए। तो बात करते हैं प्रशांत किशोर के ऊपर ही आ जाते हैं। प्रशांत किशोर फिर वही बात करते हैं कि मुझे अपनी उनकी पार्टी ने अगर चुनाव लड़ने का कहीं से इशारा किया या दबाव डालेगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। इफ डॉट डॉट फुल स्टॉप कुछ भी कह लें, इक्वल टू कुछ भी कह लें, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। गोल गोल राजनेताओं को घुमाना उनका काम है। राजनेता अक्सर गोल गोल बातों घुमाते हैं, प्रशांत किशोर ने भी घुमाया, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि वो चुनाव लड़ेंगे। और जब उन्होंने पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी पार्टी जो तय करेगी वो। फिर उन्होंने मेघा ने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, बिहार में आपके वोटर कौन से हैं। आपने तो जाति विहीन बात की है कि हमारे पार्टी में कोई जाति का मुद्दा नहीं रहेगा, कहीं धर्म का मुद्दा नहीं रहेगा। तो फिर आप जाति आपका कौन, लेकिन आप बिहार तो जानते हैं कि बिहार में जातियों को चुनाव होता है और जातियों के अपनी समीकरण है। आपका वोटर कौन है। तो उन्होंने बहुत अच्छी उसका जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई देखिए, मोदी जी की जाति के तो यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ से लगभग 40 में से 39 सीटें जीता। तो बिहार के लोग ऐसा कहना गलत है कि बिहार में जाति पर वोटिंग होती है। मीडिया ने इसको फैलाया है और मीडिया बिहार के प्रति एक अपना परसेप्शन बना के चल रही है कि बिहार में जातियों पर वोटिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के लोग बड़े ही समझदार हैं और वो अच्छी तरह से वोटिंग करना जानते हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी कितना इसमें सही बोल रहे हैं कितना नहीं, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन एक बात जो इंटरव्यू लेने वाली ने फिर से पूछा कि मनोज भारती, जिसको आपने पार्टी का कमान सौंपा है, वो आपने उनका प्रोफाइल बताया कि वो आईएफएस नेतरहाट से पढ़े थे, कोई आईएएस ऑफिसर थे या कुछ ऐसा कुछ उन्होंने पूछा। मतलब उनका बहुत लंबा चौड़ा अपना उनका बायोडाटा थे बताया, लेकिन अंत में आपने बोल दिया कि वो दलित समाज से हैं। तो जब आप जाति की बात करते हैं कि हम जातियों को लेके नहीं चल रहे हैं, तो फिर दलित वर्ड का आपने यूज क्यों किया है। तो प्रशांत किशोर यहाँ पर उसको बातों को थोड़ी समीक्षा किए हैं और थोड़ा इधर उधर राजनीतिक की तरह घुमा दिए। लेकिन एक बात तो तय है कि ये भी जाति से बाहर नहीं जाने वाले हैं। जिस तरह उन्होंने दलित का नाम लिया, कोई जरूरत नहीं थी। जब इतने बड़े चेहरे को लाए हैं और इतना उनके पास काफी योग्यता है तो उनकी योग्यता के बल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने दलित का नाम लिया। इससे पता चलता है कि राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और आने वाले कार्ड में ये दलित कार्ड खेलेंगे।
और कैसे और भी धार्मिक कार्ड कैसे खेलेंगे, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके इंटरव्यू में ही सब कुछ खुला हुआ है। इनके इंटरव्यू में ही सारा कुछ खुली किताब की तरह है और उसी का मैं समीक्षा कर रहा हूँ, कुछ दूसरा नहीं। जब आपने दलित का नाम लिया, दलित का जब आप कह रहे हैं कि बिहार के लोग जाति का को नहीं मानते, बिहार के लोग जाति पर वोटिंग नहीं करते, ठीक है, ये बात, ये सच है। लेकिन और ये भी सच है कि मीडिया ने उस जातियों को उभार रही है, मीडिया बार बार जातियों का नाम लेती है, खासतौर पर चुनाव के समय। लेकिन आपको भी तो सोचना चाहिए कि दलित का वर्ड, जो दलित शब्द है, उसका आपने उच्चारण क्यों किया? जब इतना बड़ा योग्यता उनके पास थी तो उनको योग्यता को वहीं छोड़ दिया जाता। उनकी पहचान दलित के रूप में कराने की वजह क्या थी? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दलितों पर टारगेट करना चाहते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि दलित समाज से ही एक नेता को हमने राजनीति में उतारा है और उनको पार्टी का कमान सौंपा है। इसलिए ये बातें सच है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर भी जाति कार्ड खेल सकते हैं। दूसरा उन पर क्वेश्चन किया गया शराबबंदी के बारे में। शराबबंदी पर पूछा गया कि गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आपने, जब वो ड्राई डे होता है, उस दिन आपने बोला कि मैं एक झटके में शराबबंदी को खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने बोला कि देखिए, शराब तो बिहार में दिखता जरूर है, दिखता नहीं है, लेकिन शराब जो है मिलता हर जगह है। आप जो ब्रांड के चाहिएगा शराब आपको मिल जाएगा। तो जब इस तरह शराब से सरकार को फायदा नहीं हो रही है, भ्रष्ट अधिकारियों को फायदा हो रहा है और कुछ शराब माफियाओं को फायदा हो रहा है, तो क्यों है ना हम शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए और उस पैसे की जो बचत हो उसको हम लोग एजुकेशन में खर्च किया जाए। और उन्होंने बोला कि बिहार को आने वाले 10 सालों में करीब 5 लाख करोड़ की जरूरत होगी और जब मेरी सरकार आएगी तो मैं ये 5 लाख करोड़ का इंतजाम मैं यही शराबबंदी को खत्म करके जो उससे रेवेन्यू आएगा उससे हम शिक्षा में उस पैसे को खर्च करेंगे और एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। खैर, तो भविष्य में ये पता चलेगा कि वो कितना कारगर होता है, उनका चुनाव जीतने के बाद वो किस तरह का अपनी योजनाएं बनाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात तो साफ कही कि बिहार में शराबबंदी एक नाम का है, शराब हर जगह अवेलेबल है, जो ब्रांड के चाहिए अवेलेबल है। तो ये एक तरह से शराबबंदी में सिर्फ शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट पुलिस अफसर इससे कमा रहे हैं। तो ये बात एकदम साफ उन्होंने कहा। इस बात को मैं उनको समर्थन देता हूं कि हाँ, ये उन्होंने इस बातों पर सही बोला है। दूसरा, उनसे जब पूछा गया क्वेश्चन कि अच्छा एक बात बताइए कि आप अलग अलग पार्टियों में गए तो उनको पार्टियों को छोड़ क्यों दिया, प्रशांत किशोर उन पार्टियों में टिक क्यों नहीं पाए? तो उन्होंने बोला कि देखिए, मैं कोई अगर टिक रहता तो उनका जब सरकार बन जाती है, उस सरकार में रहता तो लोग ये कहते हैं कि देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इसी पार्टी से भी इसी सरकार में टिके हुए हैं। इसलिए मेरा प्रोफेशन के हिसाब से मैं उस छोड़कर दूसरे जगह चला जाता था, इसलिए मैं इसमें ज्यादातर देर तक नहीं टिकता था। खैर, जो भी है, ये उनकी इंटरनल बातें हैं, ये बातों पर मैं कोई समीक्षा नहीं दूंगा, ये उनकी राय है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के इतना करीबी होते हुए आपने नीतीश का साथ क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने बोला कि देखिए, हम लोगों ने मीटिंग में बातें की थी कि सीए एनआरसी के रूप का जो कानून था उसका हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश जी ने पार्लियामेंट में जाकर उसका समर्थन कर दिया। अब यहां पर समीक्षा की बात आ जाती है। नीतीश कुमार ने जब ये सीए की बात, ठीक है कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने एनडीए का समर्थन किया था इस मुद्दे पर, लेकिन प्रशांत किशोर जब ये बातें बोलते हैं कि मैं इसका विरोध में एक जो योजना बनी थी हम विरोध करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने उसका समर्थन कर दिया है, तो इसलिए मैंने इनका पार्टी छोड़ दी। यहां पर सीधा पता चलता है कि ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीए कानून जो था वो नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून था और इसमें किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी। और ये सब कुछ बात है, पॉलिटिक्स अलग बात है, राजनीति अलग बात है, लेकिन जो मेन फैक्ट है, जो मुख्य उसका सच्चाई है, वो यही थी। जब ये जानते हुए प्रशांत किशोर जैसे सुलझे हुए आदमी इस तरह का विरोध कर रहे थे, इसका मतलब प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे, यानी मुसलमानों को वोटिंग के लिए अपने तरफ इनवाइट करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे थे। यानी ये तो बात तय है कि अगर आप, जैसे आपने जाति की बात कहा था लेकिन आपने दलित का वर्ड का इस्तेमाल किया, इसका मतलब आप जातीय कार्ड खेलना चाहते थे। यहाँ सीए और एनआरसी की बात आ रही है, इसका मतलब आप मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, यानी आप भी उसी तरह की राजनीति करेंगे जिस तरह की राजनीति
दूसरे पार्टियां और दूसरे दल करते हैं। यानी आप जातीय और धर्म का कार्ड खेलने की बात कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में आपकी जाति और धर्म आपका मुद्दा बन सकता है। अब तीसरे मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। तीसरे मुद्दे पर जब उनसे बात की गई कि आप एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना, क्या प्रशांत किशोर जातीय जनगणना के समर्थन में हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं समर्थन में हूं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। इससे तब तक फायदा नहीं है जब तक इस डेटा को कल्याण के लिए यूज न किया जाए, इस डेटा का प्रयोग उसमें न किया जाए कि जिससे लोगों के, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि दलितों की आज़ादी 1947 से ही उनकी जातीय जनगणना हो रही है, तो दलितों में कितना सुधार हुआ है। ये बात पर मैं प्रशांत किशोर का समर्थन करता हूं कि आज भी 52% लगभग दलितों के पास घर नहीं है, और ये सच्चाई है। और अगर सरकार इसके ऊपर इसमें बहुत गंभीर है उनकी समस्याओं के लिए, तो ये बहुत बड़ी ये समस्या नहीं है। दलितों का आवास पहुंचाना बहुत बड़ी समस्या नहीं है। दूसरे की जमीन छीन कर, जमीन लेकर, खरीद कर, इससे अच्छा कि आप एक टावर बनाइए, 10-15 मंजिले की, 25 मंजिले की कोई टावर बनाइए और उसमें सारे दलितों को अच्छी फैसिलिटी दीजिए, अच्छा फ्लैट दे दीजिए। इससे ना किसी को उनके जमीन की समस्या भी नहीं, थोड़ी सी जमीन में ऊंची मकान बन सकती है। लेकिन आपने नहीं किया इस तरह का। एक दलितों को बहुत अच्छा एक अपार्टमेंट बना के दे दीजिए। क्या भारत सरकार के पास इतना क्षमता नहीं है कि कुछ दलितों के लिए एक अपार्टमेंट बनाकर उनको घर को अलॉटमेंट कर दिया जाए? उन्हें जमीन दिया जाएगा, फिर उनको पैसा दिया जाएगा, फिर उस पर मकान बनाएंगे, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो इस तरह की बातें को मैं समर्थन देता हूं। उन्होंने अच्छी बात बोली है कि दलितों के लिए ऐसा जो योजनाएं लाई गई है, लेकिन उनका जनगणना हो रही है, लेकिन कोई योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस मुद्दे पे मैं प्रशांत किशोर का समर्थन देता हूं। एक मुद्दा पर उन्होंने बोला कि मोदी जी की बात जब कुछ प्रश्न किया गया कि बुलेट ट्रेन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि देखिए, मोदी जी को हम बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें दिलाई, लेकिन मोदी जी ने आज बिहार के लिए एक समीक्षा बैठक तक नहीं किया। मोदी जी ने बिहार की समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब उनसे फिर सवाल किया गया कि सड़कें तो बन रही हैं ना, तो उन्होंने बोला सड़कें बिहार के लिए नहीं बन रही हैं। अगर गुजरात से सिलीगुड़ी किसी को जाना है, अगर गुजरात से सिलीगुड़ी किसी को जाना है तो बीच में बिहार पड़ जाता है, तो आप हेलीकॉप्टर से उड़ा के तो ले नहीं जाएंगे, रोड तो बनाना पड़ेगा। तो ये रोड बिहार के लिए नहीं, गुजरात और सिलीगुड़ी के लिए बन रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक उदाहरण के रूप में दिया इस तरह का, यानी रोड से बिहार को फायदा दिलाने के लिए नहीं, बिहार बीच में आ जाता है इसलिए सड़कें बनाई जा रही हैं। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। उन्होंने ये बात तो ठीक किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार की समस्याओं पर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है, ना ही उसके लिए समीक्षा बैठक किया, और आज कभी नहीं किया। यानी दिल्ली की लगभग एक तरह से बिहार के बारे में वो सोचते ही नहीं है। अब ये लोग क्या पॉलिटिक्स है इस पर नहीं जाना चाहते, सिर्फ प्रशांत किशोर के इंटरव्यू का एक समीक्षा कर रहे हैं। अब चलते हैं, फिर उन्होंने एक और सवाल किया कि गुजरात को बुलेट ट्रेन और बिहार को पैसेंजर ट्रेन भी नहीं। ये बातें कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगी मुझे, क्योंकि देखिए बिहार में भी डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और आने वाले भविष्य में इस पर भी काम हो सकता है। इसलिए ऐसी बातें करने से क्षेत्रवाद बढ़ता है और आपसी स्टेट टू स्टेट फाइट होना शुरू हो जाएगा और लोगों में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो मैं इस तरह की बातों को ठीक नहीं समझता हूं कि इतना सुलझा हुआ और बड़े नेताओं को इस तरह की बयान देना चाहिए। लेकिन एक राजनेता के तौर पर प्रशांत किशोर एक समझदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं ताकि एक तरह से जो बिहारीपन को खड़ा कर दिया जाए और क्षेत्रवाद को पैदा करके और किसी तरफ वोट को अपनी तरफ से घुमा दिया जाए और लोगों के वोटर को अपनी तरफ से खींचा जाए। तो ये भी मुद्दा हो सकता है कि इस तरह की बातें उभारने से कि क्षेत्रवाद को उभार कर और चुनाव जैसे और भी स्टेट में लोग करते हैं, बहुत सारी पार्टियां इस तरह के काम करती हैं, तो उस तरह का मुद्दा, यानी लगभग अगर 3 मुद्दे पे बात किया जाए कि प्रशांत किशोर क्या चुनाव लड़ेंगे, तो हाँ मैं बोलूंगा कि हाँ, उन्होंने भले ना बोला लेकिन वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं राजनेताओं की तरह घुमा घुमा कर, लेकिन चुनाव लड़ने की बात वो अंदर से उनकी इच्छा है। दूसरा चीज, जब दूसरी बात आती है क्या दलित की बात, तो दलित का वर्ड, इसका मतलब प्रशांत किशोर आने वाले समय में जातीय कार्ड खेलने के लिए तैयार हैं
और पूरी तरह से, क्योंकि दलित वर्ड का इस्तेमाल करना ही इस बात की है कि वो दलितों का वोट लेने के लिए इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दलित शब्द का इस्तेमाल करेंगे और नेताओं की तरह। तीसरा, जैसे मोदी जी पर उन्होंने अटैक किया, उनके ऊपर वैचारिक हमला किया कि कोई मोदी जी ने आज तक बिहार की समस्याओं के लिए समीक्षा बैठक तक नहीं बुलाई है, तो इसका मतलब ये लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर क्षेत्रवाद को भी उभारेंगे, क्षेत्रवाद को, क्षेत्रीय भावनाओं को उभार कर वोट लेने की कोशिश करेंगे। यानी बिहार में वो जातीय कार्ड भी खेलेंगे, बिहार में वो क्षेत्रवाद भी पैदा करेंगे और बिहार में मुस्लिम कार्ड भी खेलेंगे, जिस तरह उन्होंने सीए और एनआरसी की बात उभारी है। इस तरह प्रशांत किशोर का इंटरव्यू के बारे में हमने एक समीक्षा की। तो आज के अंक में इतना ही, आगे हम फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, अपने दोस्तों से कह के बढ़वाइए। अगर अच्छा लगे तो दूसरों को बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। थैंक यू।